वज़ीर दिफा हैं, वो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि ये यानी मौजूदा निज़ाम जो है वो एक हाइब्रिड निज़ाम है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मेरा था सोहेल आफरीदी के हवाले से, उनके क्लिप्स चलना, फिर उनके ऊपर तनकीद होना। तीसरा सवाल मेरा ये था कि इस वक्त जनरल फैज किधर है। सोहेल आफरीदी ने कल रात को एक ट्वीट भी किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मादनियात के लिए भी एक कंपनी बनाना चाहती है। तो हर सियासी जमात जो है इस वक्त कह रही है कि भाई ट्रंप की जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे इतने फौजी वहां पे मारे गए और वो इस किस्म का बयान दे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले गुज़िश्ता रोज आला सिक्योरिटी हुकाम और सहाफ़ियों के दरमियान होने वाली मुलाकात, उस इंटरेक्शन के हवाले से कुछ मजीद तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वहां पे मैंने 3 क्वेश्चंस किए थे, जिस तरह मैंने पहले भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी पिछले व्लॉग में कि वहां पर 2 दर्जन से ज्यादा सहाफ़ी थे। वहां से निकलने वाले सहाफियों ने भी बहुत सारी चीजों को रिपोर्ट किया। दीगर ऐसे दोस्त जो वहां पे मौजूद नहीं थे उन्होंने भी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट की। कुछ मेरे हवाले से क्लिप्स भी मेरे तक पहुंचे कि भाई आपने ये सवाल किया है या आपने वो सवाल किया है, वहां पे ये चीज रिपोर्ट हो रही है, उधर वो चीज रिपोर्ट हो रही है। तो मैंने कहा मैं बुनियादी तौर पे इस चीज को बता दूं, आपके साथ एक दफा फिर क्लियर कर दूं कि मैंने वहां पे क्या क्वेश्चंस किए थे। मैंने वहां पे 3 क्वेश्चंस किए थे। वो तीनों क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वहां पे जो गुफ्तगू हो रही थी मुझसे पहले, मेरे सवाल से पहले वहां पे ये चीज डिस्कस हुई कि इस्टेब्लिशमेंट का उस तरह हुकूमत चलाने में कोई किरदार नहीं है। क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आईनी तरमीम हो जाए या कोई और मामला हो जाए, तासुर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है बहुत सारे मामलात को आगे लेके चलती है और हुकूमत को बताती है और फिर हुकूमत वो काम करती है। तो उसका जवाब आला सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से ये दिया गया कि ये तासुर गलत है, ये हकायक के मुनाफी है, इसमें हकीकत नहीं है। तो मैंने फिर उनसे वहां पे ये क्वेश्चन किया था कि आप तो ये कह रहे हैं कि आपका जो भी किरदार है वो आइन और कानून के मुताबिक है, आर्टिकल 245 के तहत है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि इस वक्त के जो मौजूदा वज़ीर दिफा हैं वो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि ये यानी मौजूदा निज़ाम जो है वो एक हाइब्रिड निज़ाम है, जिसका बुनियादी तौर पे तो देखे ना, मतलब यही हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ इक्तदार में शराकतदार है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मेरा था सोहेल आफरीदी के हवाले से कि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनके क्लिप्स चला के किसी इदारे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके क्लिप्स चलना, फिर उनके ऊपर तनकीद होना, क्या ये दुरुस्त बात है? दीगर जो वज़ीर आला हैं उनके साथ तो ये सलूक नहीं होता, उनके ऊपर तो ऐसे तनकीद नहीं होती, तो क्या पीटीआई वाले या फिर जो उनकी हुकूमत है, आर दे चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड? ये एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन किया। तीसरा सवाल मेरा ये था कि जनरल फैज को सजा हो गई है, तो इस वक्त जनरल फैज किधर है? क्योंकि अब तो वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है। तो इन तीनों सवालात को सुना भी गया और तीनों सवालात के तफसीलन जवाबात भी दिए गए। अब जो जनरल फैज साहब वाला सवाल था उसमें बताया गया कि उनको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है जो नोटिफाइड प्रिजन है और पंजाब हुकूमत के जेर कंट्रोल है। तो जनरल फैज साहब किसी नोटिफाइड प्रिजन में जा चुके हैं जो पंजाब हुकूमत के जेर कंट्रोल है। अब वो कौन सा प्रिजन है ये नहीं बताया गया कि वो अडियाला है, कोट लखपत है या किसी और बिल्डिंग को नोटिफाई कर दिया गया है एज ए प्रिजन। इस बात को बस वहां तक रोक दिया गया। सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी जो मैंने क्वेश्चन किया कि उनका नाम लेके जो तनकीद की जाती है क्या वो मुनासिब है, उसके ऊपर भी उन्होंने एक तफसीलन जवाब दिया कि सूबे के जो हालात हैं ये किसी के ऊपर जाती तनकीद नहीं है, दहशतगर्दी के मामलात, और एक तफसील उसकी पूरी बताई गई। और इसी तरीके से जो ख्वाजा आसिफ साहब वाला मैंने क्वेश्चन किया था कि आप तो ये कहते हैं कि आपका किरदार आर्टिकल 245 के तहत ही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुल्क में हाइब्रिड निजाम है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आईनी एतबार से वो आपके बॉस हैं, आपके सरबराह हैं, जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनके वो सरबराह हैं। तो उसके ऊपर कहा गया कि ये हर किसी का अपना बात करने का तरीका होता है, ये उनकी तो हो सकती है, मतलब कि उनका नुक्ता नजर तो हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है जो जवाब दिया गया वो जवाब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा, आला सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि हकीकत ये है, हकायक ये है कि हम अपना किरदार आइन के अंदर रह के अदा करते हैं और जो कोई इनपुट हमसे होती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है, दहशतगर्दी से रिलेटेड होती है, वो हम देते हैं, बाकी फैसले हुकूमत करती है। तो उन्होंने वो जो ख्वाजा आसिफ साहब वाला हाइब्रिड निजाम वाला बयानिया है, और जो ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि जी 30 साल से इस मुल्क में अगर ये निजाम नाफिज हो जाता तो चीजें बहुत बेहतर होती, तो हमें तो कल सिक्योरिटी हुकाम ने यही बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त भी अगर कोई करता धरता है तो वो मौजूदा जो हुकूमत है वो है। तो ये मेरे 3 सवालात थे, मैंने सोचा कि दोबारा आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे।
अच्छा जी, दूसरी जो स्टोरी है वो आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ, वहां पे काफी ज्यादा तकारीर वगैरह भी हुई और गजा जो अमन बोर्ड है, पीस बोर्ड है, ट्रंप साहब ने बनाया है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया, पाकिस्तान ने दस्तखत भी कर दिए हैं, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद की गई। मौलाना फजल रहमान साहब भी अब काफी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये मामला तो काफी अरसे से चल रहा था। पहले उतनी ज्यादा तनकीद हमें नजर नहीं आ रही थी, ना ही कोई इस तरह की एहतजाज की कॉल हमें नजर आ रही थी, कोई ऐसी बातें तो हमने नहीं देखी। लेकिन अब वो भी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अगर कुछ दिन पहले वो ज्यादा तनकीद शुरू कर देते तो हो सकता है कि डिबेट ज्यादा जनरेट हो जाती, लेकिन एनीवे ये अपना अपना देखने का नुक्ता नजर है। एक और चीज जो वहां पे हुई, मौलाना फजल रहमान साहब ने आइली जो कवानीन है उनमें जो तरमीम की गई है, जिसमें बुनियादी तौर पे ये कहा गया कि 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी नहीं की जा सकती, उसके ऊपर मौलाना साहब ने कहा कि मैं इस कानून को भी तोड़ूंगा। ये सामने आप देख सकते हैं, इसको ARY ने भी रिपोर्ट किया, और 16 साल के, 18 साल के, 10 साल के जवानों की शादियां करवाऊंगा साथ बैठ के, फिर आप मैं देखता हूं कि आप क्या करेंगे। तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं इस कानून को तोड़ दूंगा और ये जो है बात मुनासिब नहीं है, ये जो कानून बनाया जा रहा है ये जो है इस्लामिक जो कवानीन है एक तरह से उनके खिलाफ है। अब ये मौलाना इस पे बड़ा स्ट्रांगली जो है वो फील करते हैं, इसलिए बड़ा उनका एक स्ट्रांग इसके ऊपर रिएक्शन आया। लेकिन बहुत सारे दीगर मामला भी पाकिस्तान में होते रहे और उसके ऊपर कितना रिएक्शन आया, जो यहाँ पे इलेक्शन के हवाले से चीजें हैं, फिर दीगर जो ख्वातीन आप देखें उसमें प्रिजनर्स भी हैं, सियासी प्रिजनर्स भी हैं, जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। उतना सख्त रिएक्शन मौलाना का उस पर तो नहीं था, लेकिन इस चीज के ऊपर मौलाना का काफी सख्त रिएक्शन आया। इसमें एक तासुर ये भी पाया जाता है क्योंकि उनकी जो वोटर बेस है, जो लोग उनको वोट वगैरह डालते हैं, ये उनके एक तरह से उनको प्लीज करने की कोशिश है। पर एनीवे किसी की नीयत पे तो हम शक नहीं कर सकते। मौलाना साहब ने खड़े होकर वहां पे इसके ऊपर काफी, जिसे आप कह सकते हैं, जज्बाती तकरीर की। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे मामले हुए पाकिस्तान के अंदर जिसपे काफी कुछ कहा जा सकता था और मौलाना उस पर उतने वोकल हमें नजर नहीं आए। लेकिन फिर हर बंदा हर चीज के ऊपर वोकल तो नहीं हो सकता। मौलाना के जो नाकदीन हैं वो तो काफी हार्श क्रिटिसिज्म करते हैं इसके ऊपर, मौलाना के इस हवाले से मौलाना के ऊपर। लेकिन मैंने एक चीज आपके साथ पहले भी शेयर कर दी थी कि ये आप बिल्कुल तवक्को ना रखें कि मौलाना बाहर निकलेंगे और वो इस निजाम से लड़ेंगे। ये जो निजाम है ये मौलाना जैसे सियासतदानों को सूट करता है कि मैंडेट इतना सारा है और क्लाउट इतना ज्यादा है, यानी सदर भी मिलने जा रहा है, वजीर आजम भी मिलने जा रहा है। इतने मैंडेट वाले बंदे को दुनिया के किसी हकीकी जमहूरी मुल्क में कोई 4 बंदे ना मिलने जाए। ठीक है, मैं सियासी एतबार से बात करूं, वैसे तो वो काबिल एहतराम है, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं सियासी मैंडेट की बात कर रहा हूं। तो ये जिस तरह का निजाम है उसमें इस तरह की जितनी भी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, ये इनको सूट करता है ये निजाम। तो इस निजाम को खत्म करके कोई दूसरा निजाम जो है उसके लिए जदोजहद अगर कोई ये समझता है कि मौलाना करेंगे या मौलाना PTI के साथ एहतजाज करते हुए बाहर निकलेंगे, ये फवाद चौधरी साहब बार बार कहते थे और मैं बार बार ये कहता हूं, वो शायद अभी भी कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये भूल जाएं कि PTI जो है वो मौलाना के साथ मिलकर कोई एहतजाज करेगी और मौलाना इस निजाम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये निजाम मौलाना को सूट करता है, मौलाना इस निजाम की फिश है, यानी इस निजाम से बाहर वही हालत होगी मौलाना की जो पानी के बगैर मछली की होती है। तो इस निजाम के खिलाफ तो मुझे मौलाना उस तरह लड़ते हुए नजर नहीं आते। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं परवेज संदेला साहब हैं, नून लीग के रहनुमा, और ख्वाजा आसिफ साहब की उन्होंने एक वीडियो लगाई हुई है ट्विटर के ऊपर, और वीडियो गालबन सियालकोट का जो GC कॉलेज है ख्वातीन का, उधर वुमेन यूनिवर्सिटी है, शायद उधर उनकी आमद हुई है और कुछ बच्चियां खड़ी हैं और दूर से वो कोई हाथ वगैरह हिला रही हैं उनको वजीर दिफा को, जो ये कहते हैं मुल्क में हाइब्रिड निजाम है, लेकिन सिक्योरिटी हुकाम जो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एनीवे इस वजीर दिफा साहब के हवाले से परवेज संदेला साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि अकेले ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की मकबूलियत वाड़ दी। अब एक तो माशाल्लाह जबरदस्त जुबान का इस्तेमाल हुआ, मकबूलियत वाड़ दी अकेले ख्वाजा आसिफ ने। अच्छा, अब ये जो बयानियां बनाने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर किसी की तारीफ करने के लिए, एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, इसके लिए भी ना आपको थोड़ा सा वो क्रिएटिव जूसेस चाहिए होते हैं। वो समटाइम वो ऐसी बात कर दी जाती है जो उल्टा जो है एक मजाक बन जाती है, कुछ लोग करते हैं। मैं इस बात के हवाले से तो नहीं कह रहा, यहाँ पे तो ख्वाजा साहब ने जो कमाल कर दिया है वो नून लीग के दूसरे रहनुमा ने बता दिया कि वहां पे वो बेचारी 4 बच्चियां खड़ी हैं
और वो उनको देख रही हैं, उसमें से किसी दो ने हाथ हिला दिया तो इन्होंने कह दिया कि जी उन्होंने इमरान खान की मकबूलियत वाड़ दी। आप लैंग्वेज भी सुने और माशाल्लाह तजिया भी देखें और ख्वाजा साहब की मकबूलियत का अंदाजा भी लगाएं कि जिसने इमरान खान साहब की मकबूलियत को कहां से कहां पे पहुंचा दी और खुद इतने ज्यादा मकबूल हो गए। अच्छा, अब काम करने से मकबूलियत होती है या नहीं होती? मैं देख रहा था, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उनके व्लॉग का एक मैं क्लिप देख रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि जी अब पता नहीं बयानिए पे वोट पड़ेगा या काम पे वोट पड़ेगा। काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन ऐसी घटिया सोच के लोग भी हैं जो ट्रैक्टर्स के ऊपर से या लैपटॉप्स के ऊपर से जो मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने दिए हैं उनके ऊपर से मियाँ साहब की, मरियम बीबी की तस्वीर उतार रहे हैं। अब इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये बड़ी घटिया सोच है। अब मसला ये है कि क्या ये जो ट्रैक्टर दिया जा रहा है या ये कोई लैपटॉप देते हैं या कुछ भी देते हैं, ये मरियम नवाज अपने जाती पैसों से देती हैं या मियाँ साहब के जाती पैसों से दिया जाता है? इनकी तस्वीरें उस पर लगाई क्यों जाती हैं? ये अपनी जाती तस्वीर उस पर लगवाते क्यों हैं? तो कुछ लोग ये कहेंगे कि जो सोच ये है कि मैंने अपनी तस्वीर लगानी है, शायद वो सोच जो है कोई इतनी मुनासिब नहीं है। आप उतारने वालों की सोच को तो घटिया कह रहे हैं, लगाने वाली सोच को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या वो सोच मुनासिब है? भाई पैसा आवाम का, टैक्स पेयर्स का पैसा, तस्वीर आप अपनी लगा रहे हैं, उस पर साथ साथ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी लगा देते। भाई अगर एक बंदे ने ट्रैक्टर खरीदा है, वो तो किस्तें दे के कर्जे पे ले रहा है, आप अपनी तस्वीर किस बात की लगा रहे हैं? चले आप हुकूमत का लोगो लगा दें कि हुकूमत की किसी ये स्कीम का है, लेकिन अपनी तस्वीर लगाना जरूरी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो तस्वीरें उतार रहे हैं उनकी सोच को घटिया कहना चाहिए, जो तस्वीरें लगा रहे हैं उनकी सोच को क्या कहना चाहिए, उस पर डिबेट हो सकती है। शायद कोई सीनियर साफी हमारी रहनुमाई कर दे। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में एक बिल पेश किया गया है और बिल का नाम है मिनरल डेवलपमेंट कंपनी। खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी या मिनरल डेवलपमेंट कंपनी, इसके ऊपर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं जो माइंस एंड मिनरल बिल था 2025 का, उसके साथ। ये वो बिल नहीं है, ये कोई कंपनी बनाई जा रही है और इस हवाले से अब सोहेल अफरीदी साहब ने भी एक ट्वीट किया है। लेकिन इस बिल की जो कुछ तफसीलात मैंने देखी हैं उसमें लगता यह है कि ब्यूरोक्रेसी का काफी ज्यादा किरदार होगा और इसका बोर्ड वगैरह भी बनेगा और सारी चीजों को देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त भी जो ब्यूरोक्रेसी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके हवाले से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। जो इलेक्शंस हुए हरीपुर में, उसमें ब्यूरोक्रेसी ने क्या किरदार अदा किया, उधर और भी जो बड़े सीनियर अफसरान हैं उनके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार होता रहता है। तो अगर इस तरह की कोई कंपनी बना दी गई तो क्या वो वज़ीर आला के अंडर ही रहेगी? उसमें कितनी ऊपर जो आप कह सकते हैं नजर रखी जा सकेगी सियासी साइड की जानिब से? तो ये एक क्वेश्चन है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जो माइंस एंड मिनरल बिल था ये वो नहीं है जिसको इमरान खान साहब ने कहा था कि पास नहीं करना, और काफी ज्यादा उस वक्त तनकीद हुई थी जब अली अमीन साहब के हवाले से बताया जा रहा था कि वो उस बिल को पास करवाना चाहते हैं। और ये बिल भी, ये जो माइंस खैबर पख्तूनख्वा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी का बिल है, ये अभी काबीना में सिर्फ पेश हुआ है। अभी इसने आना है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, वहां पे इस पे डिबेट होगी और बहुत सारी चीजें मजीद खुल के सामने आएंगी। और ऐन मुमकिन है कि जिस किस्म का क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हो रहा है, इसको वैसे ही फिलहाल रोक दिया जाए, आगे ना ले जाया जाए। कल इसी हवाले से सोहेल अफरीदी ने कल रात को एक ट्वीट भी किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जैसे एनर्जी और तेल और गैस के लिए अपनी कंपनी KPOGCL बना चुकी है, ऐसे ही मादनियात के लिए भी एक कंपनी बनाना चाहती है ताकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने कीमती वसाइल से फायदा उठा सके और गैर कानूनी माइनिंग और माफियास का खात्मा हो। इसके लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज काबीना में पेश होने वाला बिल माइंस एंड मिनरल बिल 2025 नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी बनाने का बिल था। चूंकि अवाम में माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से कई चीजों को लेकर अबहम और शकूक व शुबात हैं, लिहाजा हम इस कंपनी और कानून साजी के अमल को फिलहाल यहीं पर रोक रहे हैं। अवाम का एतमाद ही हमारी अवलीन तरजीह है। तो जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि ये मुझे लग रहा था कि आगे जाके वैसे ही रुक जाएगा, तो ये अब आपने सोहेल अफरीदी साहब की वो ट्वीट भी सुन ली जिसमें उन्होंने कह दिया कि इसको रोक दिया गया है, अब ये मजीद आगे नहीं जाएगा। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। डेरा इस्माइल खान में अमन कमेटी के सरबराह के घर पर खुदकुश धमाका हुआ है जिसमें 5 अफराद शहीद हो गए हैं
और बुनियादी तौर पे वहाँ पे कोई शादी हो रही थी जिस पे एक खुदकुश बमबार ने हमला किया और 5 वहाँ पे शहादतें हुई हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस हवाले से एक रिपोर्ट वगैरह भी तलब कर ली है IG पुलिस से, और उसमें बुनियादी तौर पे कहा गया है कि इसकी फौरी तहकीकात की जाए और पता चलाया जाए कि किसने ये हमला करवाया। तो वहाँ पे दहशतगर्दी का आपको पता है काफ़ी संगीन मसला है और खुदकुश धमाके पहले काफ़ी ज़्यादा होते थे। अब दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम देख रहे हैं कुछ अरसे से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। आखिरी स्टोरी जी ट्रंप साहब के हवाले से है। ट्रंप साहब ने बहुत सारी बातें की अपने हालिया दौरे स्विट्जरलैंड के दौरान, यूरोपीय ममालिक को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और बहुत सारी वो बातें करते रहे। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रद्द अमल आ रहा है, खुसूसन बरतानिया से बहुत ज़्यादा हम रद्द अमल देख रहे हैं। अगर आप ये कहें कि ट्रंप साहब ने वो बात की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी और शायद वो ये बात करके फंस गए हैं, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि ट्रंप साहब ने ये कहा कि भाई हमेशा अमेरिका ही हर जगह जाके लड़ता है। और अगर आप नेटो को भी देख लें, नेटो के जो ट्रुप्स वगैरह आते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या इराक में हो, तो वो वैसे ही पीछे होते हैं, आगे तो अमेरिकन ही लड़ रहे होते हैं। अब अफगानिस्तान में नेटो के ट्रुप्स भी गए हुए थे, बरतानिया के ट्रुप्स भी गए हुए थे, और बरतानिया के 450 से ज्यादा ट्रुप्स यानी फौजी वहां पे मारे भी गए अफगानिस्तान में। जब ये बात कही ट्रंप ने, तो उसके बाद हमने जो रद्द-ए-अमल देखा है बरतानिया से वो गैर मामूली है। उधर की अपोजिशन लीडर, बरतानिया के वजीर आजम, उसके अलावा दीगर जो सियासी जमातें, चाहे वो नाइजल फराज हो जाएं, इवन के उनके जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, हर किसी ने ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। जो बरतानिया के वजीर आजम हैं सर कीयर स्टामर, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उनके जो आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं एलिस्टर कॉन्स, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। वो खुद भी एक साबिक फौजी हैं, साबिक कर्नल हैं। उन्होंने पूरी एक वीडियो जारी की। इसी तरीके से जिस तरह मैंने कहा कि कीयर स्टामर हैं, उन्होंने भी एक बड़ा सख्त बयान जारी किया। ये सामने आप देख सकते हैं, स्काई न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। सर कीयर स्टामर हैज सेड डोनाल्ड ट्रंप्स क्लेम दैट ब्रिटिश ट्रूप्स डिड नॉट सर्व ऑन द फ्रंट लाइन इन अफगानिस्तान वाज इंसल्टिंग and frankly appalling. He suggested that US president should apologize. वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप माफी मांगे। इसी तरह वहां पे जो अपोजिशन पार्टी की लीडर हैं, उन्होंने भी ट्रंप के बयान को नॉनसेंस कहा है, बड़े सख्त अल्फाज में उसकी तनकीद की है। और इस हवाले से मीडिया हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, वो कह रहे हैं भाई 400 से ज्यादा हमारा फौजी वहां पे मारा गया और तुम ये कह रहे हो कि हम फ्रंट लाइन पे नहीं थे, तो किधर हम मारे गए, किधर हमारे फौजी मारे गए। बल्कि ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो इस वक्त दोबारा वायरल हुई हुई है। ये वीडियो उस वक्त की है जब प्रिंस हैरी, जी हाँ जी, प्रिंस हैरी जिनका ताल्लुक बरतानवी रॉयल फैमिली से है, शहजादा हैरी अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन पे लड़ रहा था। तो वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और अचानक सायरन बजे कि कोई हमला वगैरह हो गया, तो वो अपना इंटरव्यू छोड़ के भागे और जाके उस फायर फाइट में उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये वीडियो भी दोबारा जो है सर्कल कर रही है। वैसे इस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे पाकिस्तानी शहजादे शहजादियां याद आ गए, सियासी शहजादे शहजादियां जिन्होंने जिंदगी में एक दिन कभी काम नहीं किया, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और आप बरतानिया के शहजादे की हालत देखें, बेचारे को अफगानिस्तान जाके लड़ना पड़ता है। ये कैसे शहजादे हैं। दूसरा जो इसका भाई था वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का पायलट था, जो प्रिंस विलियम साहब हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारे जो सियासी शहजादे शहजादियां हैं, वो असल शहजादे शहजादियां वो हैं। ये प्रिंस हैरी बेचारा उस वक्त आई डोंट नो कैप्टन था या लेफ्टिनेंट था, इसको कहते थे कैप्टन वेल्स या लेफ्टिनेंट वेल्स, जो है वो भी लड़ने गए हुए थे अफगानिस्तान में। तो ये कैसा शहजादा है। तो असल शहजादे शहजादियां तो वो होते हैं जो जिंदगी में एक दिन काम ना करें और उनको जो है बेहतरीन ओहदा दे दिया जाए। पर एनीवे ट्रंप ने ये जो बयान दिया है, मेरे ख्याल में ये बयान ट्रंप साहब जो है वो थोड़ा ज्यादा ही दे गए हैं। उनकी तनकीद बहुत ज्यादा बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन जब बात इस जगह पे आई है कि भाई इतने हमारे फौजी भी मारे गए, अब ये उधर की कोई आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, बल्कि हर सियासी जमात, अवाम, पब्लिक, सोशल मीडिया जो है वो ट्रंप को ले दे कर रहा है, ट्रंप के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और वो सियासी जमातें जो एक दूसरे के ऊपर शदीद तनकीद करती हैं, लेकिन क्योंकि जमहूरियत मजबूत है, हर इदारा आइन और कानून के अंदर रह के अपना काम करता है, तो हर सियासी जमात जो है इस वक्त कह रही है कि भाई ट्रंप की जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे इतने फौजी वहां पे मारे गए और वो इस किस्म का बयान दे।
मुझे ये लगता है कि ट्रंप साहब का ये जो बयान है वो उनके गले में पड़ जाएगा, ये इससे निकलना इतना आसान नहीं होगा। और जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वो काफ़ी चीज़ें ट्रंप की बर्दाश्त कर रहे हैं। एक तो यूरोपियंस ये भी समझते हैं कि हमारे ममालिक की एक हिस्ट्री है, और वो कई जो है ना 1000 साल की हिस्ट्री है। ये अमेरिका तो यहाँ से गए थे, उठ के कोलंबस गया, उसने अमेरिका ढूंढा, इधर से आयरलैंड से लोग चले गए, कनाडा से लोग उधर आ गए, या जनाब स्कॉटलैंड से लोग आ गए, आयरलैंड से लोग आ गए, और ये इटली से लोग आ गए। उन सब ने मिल के एक मुल्क बना दिया। हमारे जो ममालिक हैं उनकी एक हिस्ट्री है, यूरोपियन ये समझते हैं। तो वो और उसमें फिर वो ये भी देखते हैं कि अभी जो मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जितना तौहीन आमेज उनका, हद तक आमेज उनका रवैया है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, उनके सरबराहान के साथ, तो उसका भी एक गम और गुस्सा है। और उसके साथ फिर अब ये बयान दे देना कि भाई जो यूरोपियन ट्रूप्स हैं वो तो आगे लड़ते ही नहीं थे, आगे तो हम लड़ रहे हैं, कोई हमारे साथ आगे नहीं था। उसके ऊपर बरतानिया ने तो एक्सेप्शन ली है। और वो जो बार बार ट्रंप कहता है कि जी दूसरी जंग अजीम में भी अलाइड फोर्सेस आई थी और अमेरिकन फोर्सेस आई थी, तो डी डे वाले दिन भी वो बरतानवी जो फोर्सेस के मिनिस्टर हैं एलिस्टर कान साहब, वो भी उन्होंने भी अपने वीडियो में ये बताया कि भाई डी डे वाले दिन भी सबसे ज्यादा सोल्जर जो उतरे थे वहां पे वो बरतानवी थे। तो मुझे ये लगता है कि ये ट्रंप ने जो है वो बात कर दी है जिसके ऊपर बहुत सारे जो मुखालिफ धड़े हैं यूरोप के अंदर वो भी इकट्ठे हो गए, और खुसूसन बरतानिया के अंदर जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है वो गैर मामूली रद्द-ए-अमल आ रहा है। मैं अरसा दराज से बरतानवी पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूँ और यूरोपियन पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूँ, अब अच्छे तरीके से लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे बाखबर लोगों से जो है राब्ता रहता है। मैंने इस किस्म की लैंग्वेज अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से नहीं सुनी जो इस वक्त मैं इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर सुन रहा हूँ। जो बरतानवी पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे जो कुछ कहा जा रहा है, कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराह की जानिब से ये कहना कि नॉनसेंस है, दीगर भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इंसल्टिंग है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज तक ये हमने नहीं सुना कि बरतानवी जो हुकूमत के लोग हैं या बरतानवी ऑपोजिशन के लोग हैं या बरतानवी पावर कॉरिडोर्स के लोग हैं वो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। वो बड़ा रोक के रखते हैं, वो बड़े नपी तुली बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ट्रंप का ये जो बयान है इसके नतीजे में आप एक पूरे यूरोप के अंदर और बरतानिया में बिलखुसूस आप एक शिफ्ट देखेंगे। और ट्रंप के हवाले से जो आगे से मुकाबले में बयानात आ रहे हैं, जो कुछ आगे से कहा जा रहा है, उसके अंदर भी आप थोड़ी सी शिद्दत जो है देखेंगे आने वाले दिनों में। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।